की बात। आज फिर गीता का निनाद है गूंज रहा, यदा यदा ही धर्मस्य, पुकार कर कहा कश्मीर के कुरुक्षेत्र में धर्म की अब जय हो, आतंक की अंत्योष्टि हो, नव सूर्य का उदय हो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के जख्म काफी गहरे हैं। पूरे देश में आतंकियों को सबक सिखाने की मांग उठ रही है और उन्हें करारा जवाब देने के लिए केंद्र सरकार भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर नजर। जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस समय पाकिस्तान खौफ में नजर आ रहा है, वहीं भारत ने शुरू कर दी है अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। आज सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है, बताएंगे आपको इसका एजेंडा। इसके साथ साथ खबरें होंगी पहलगाम में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके पार्थिव शरीर भी उनके राज्यों तक पहुंचाए जा रहे हैं। कैसे होने वाला है उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे तो एक बार फिर से अमेरिका और यूक्रेन के बीच में टकराव आमने सामने देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से भी जुड़ी खबरें होने वाली हैं। अखबारों की सुर्खियां आपको बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। भारत ने राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को दी चोट। सिंधु जल समझौता स्थगित, अटारी बॉर्डर भी तुरंत बंद। सार्क के तहत मिली वीजा छूट रद्द, पाकिस्तानियों को 48 घंटे में छोड़ना होगा देश। ढाई घंटे चली सीसीएस की बैठक में मोदी सरकार के कड़े फैसले। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय। भारत के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने आज बुलाई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक। पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की विपक्षी दलों से बात, कांग्रेस भी करेगी इमरजेंसी मीटिंग। प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में लेंगे भाग। 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच फिर टकराव। अमेरिका ने यूक्रेन वार्ता को छोड़ने की दी चेतावनी। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत कड़े फैसले लेने शुरू कर चुका है और शुरुआत करी है भारत ने पहले 5 बड़े फैसलों के साथ, जिसको कहा जा रहा है ये कड़े और बड़े फैसले कूटनीतिक फैसले होंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर भारत के 5 बड़े फैसले हैं, जिसमें 1960 का सिंधु जल समझौते पर रोक, उसके साथ साथ ही अटारी बॉर्डर को तुरंत बंद करने का फैसला, इसके साथ ही सार्क के तहत मिली वीजा छूट रद्द, उसके बाद पाकिस्तानी उच्चायोग में सैन्य सलाहकारों को छोड़ना होगा भारत, और 5वां बड़ा फैसला, भारत भी राजनयिकों को पाकिस्तान से बुलाएगा वापस। तो पाकिस्तान में इस वक्त खौफ दिख रहा है। पाकिस्तान ने भी एक इमरजेंसी मीटिंग यहां बुला ली है। भारत के कड़े फैसले साफ साफ तौर पर ये नजर आ रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, आतंकियों को ढूंढ के निकाला जाएगा और इसको ढूंढने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ करने होंगे कड़े एक्शन। और इस कड़े एक्शन के लिए भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार और पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। और इसका नसीब जो है हमें देखने को मिली है पहली डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कल सीसीएस बैठक में ली है। ये 5 बड़े फैसले ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर ये आतंकी हमले को अंजाम दिया है तो भारत सरकार कहीं से भी किसी भी आतंकी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। एक एक जो जिन्होंने जान गंवाई है उसका हिसाब भारत लेकर रहेगा। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल सीसीएस की बैठक हुई है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर करीब 2.5 घंटे तक चली हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास मौजूद रहे, जहां लिए गए ये कड़े और बड़े फैसले, जहां पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का ऐलान भारत ने कर दिया है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए और ये कदम उठाने का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि आज भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साथ ही कहा है कि सीसीएस ने कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि विश्व के कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने को कहा है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि भारत सख्ती, समर्थन और संदेश के साथ आगे बढ़ रहा है। The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. तो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इस समय भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक शुरू हो गई और जिस पहले फैसले की बात की जा रही है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 से ये ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती आ रही थी। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किस तरीके से अब इस ट्रीटी के बंद हो जाने से बूंद बूंद को कैसे तरसेगा पाकिस्तान, क्योंकि 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी पर रोक लगा दी गई है तत्काल प्रभाव से, यानी कि बिल्कुल अभी से अभी इसको रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हो सकती है बदहाल और आपको बता दें कि साथ ही पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र की टूट जाएगी कमर। किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए भारत पहुंचाता था। तो कृषि क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान इस समय पाकिस्तान को मिलने वाला है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी पे तत्काल प्रभाव से भारत ने रोक लगाने का फैसला किया है। शहरी जल आपूर्ति में रुकावट होने से सूखे का बढ़ेगा खतरा, यानी कि पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने वाला है। बिजली की कमी से उद्योग होंगे प्रभावित, यानी इंडस्ट्री को भी खतरा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही बदहाल चल रही है, ऐसे में कृषि क्षेत्र, इंडस्ट्री को भी इससे बड़ा नुकसान मिलने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ सकती है बेरोजगारी और पलायन, यानी कि पहले ही बेरोजगारी को झेल रहा है पाकिस्तान। ऐसे में अगर इंडस वाटर ट्रीटी जिस तरीके से 1960 से चली आ रही थी उस पर रोक लग जाती है तो बेरोजगारी का भी खतरा पाकिस्तान पे बढ़ सकता है। इसके साथ साथ कपड़ा और विनिर्माण क्षेत्र पर भी बड़ा असर पड़ सकता है और इस पर नकारात्मक असर देखने को मिल सकते हैं। 237 मिलियन से ज्यादा लोगों को का होता है भरण पोषण इस संधि के द्वारा। पाकिस्तान के लिए ये सिंधु जल संधि अस्तित्व का सवाल है, यानी कि अगर नहीं मिलेगा पानी तो पाकिस्तान इतनी बूंद बूंद को तरस जाएगा कि उसकी बदहाली साफ तौर पर दिखेगी। पाकिस्तान पर इसका एक बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र की कमर टूटने वाली है, उद्योग पर इस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, साथ ही साथ बेरोजगारी पर इसका असर पड़ने वाला है, पलायन करने को मजबूर हो सकते हैं पाकिस्तानी। तो कई क्षेत्रों में कई बड़े सेक्टर्स के जो पाकिस्तान के सेक्टर्स हैं उस पर बड़ा प्रभाव इस समय पड़ने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान पर इसका इस तरीके से प्रभाव पड़ेगा कि जो पश्चिमी नदियों से पानी की आपूर्ति में कोई भी व्यवधान या भविष्य में व्यवधान की धारणा पानी की कमी को बढ़ा सकती है।
तो ऐसे में आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता जो आपको बताएं कि 19 सितंबर 1960 का है और पाकिस्तान पर इसका किस तरीके से असर पड़ने वाला है, तो इस तरीके से असर पड़ने वाला है कि पाकिस्तान की जल और खाद्य सुरक्षा के लिए यह समझौता है जीवन रेखा, यानी कि लाइफलाइन कही जाती है। पाकिस्तान की जल आपूर्ति सिंधु नदी पर है निर्भर, यानी कि पाकिस्तान के कई क्षेत्र इस इंडस वाटर ट्रीटी पर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं। भारत के नियंत्रण में है सिंधु नदी प्रणाली की 3 पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी, साथ ही 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को ये आवंटित हैं। तो ऐसे में इन नदियों के आवंटित होने से सिंधु प्रणाली न केवल एक महत्वपूर्ण है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा अस्तित्व का सवाल है। तो ऐसे में बूंद बूंद को तरसने वाला है पाकिस्तान, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है। 1960 से ये ट्रीटी चली आ रही थी और आपको बता दें कि इस ट्रीटी के तत्काल प्रभाव से रुकने से पाकिस्तान की स्थिति जो पहले से बदहाल है वो और बदहाली की तरफ जा सकती है। इस समय हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश का रुख करेंगे और जानते हैं कि किस तरीके से भारत ने जो कूटनीतिक फैसले लिए हैं उस पर पाकिस्तान का प्रभाव किस तरीके से पड़ने वाला है। अखिलेश, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से डिप्लोमैटिक स्ट्राइक की शुरुआत भारत ने कर दी है, ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी हो या फिर वीजा प्रणाली हो, इसके साथ साथ 3 और महत्वपूर्ण फैसले हों। इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के चलिए तत्काल प्रभाव से खत्म होने से पाकिस्तान की बदहाली का सिलसिला अभी से ही शुरू होता हुआ दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी में जो सिंधु, झेलम और चिनाब जो पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव राइट है, और उस एक्सक्लूसिव राइट में यह प्रावधान है कि आप उसके पानी को रोक नहीं सकते। भले आप चाहे तो थोड़ा सा उसमें आप बांध बना सकते हैं, लेकिन उसका एक बूंद भी पानी भारत में रुकना नहीं चाहिए। वो रन ऑफ द मील वाटर माना जाता है, उससे आप बिजली निकाल सकते हैं। हालांकि इस पर भी पाकिस्तान ने पिछले दिनों कई तरह के आक्षेप लगाए थे, रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने में जब गया तो वर्ल्ड बैंक ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन अब जब भारत ने उस पर पूरी तरह प्रतिबंधित लगा दिया है तो यह एक तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक प्रतिबंध है पाकिस्तान के खिलाफ। और दुनिया के कई देशों ने सुरक्षा कारणों से अपने जो एडवर्सरी कंट्रीज है उन पर प्रतिबंध लगाए हैं। आप याद होगा कि अमेरिका ने भी कई देशों पर प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और इसके कारण उस देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। तो एक भारत के पास एक लॉजिक है। बहुत दिनों से भारत में इस बात की मांग की जा रही थी रणनीतिक समूहों द्वारा, यहां तक कि सेना के जो रिटायर्ड लोग हैं, थिंक टैंक है, वो लोग भी मांग कर रहे थे कि जिस तरीके का पाकिस्तान का रवैया है उसमें सिंधु नदी का वो जो जल समझौता है 1960 का, उसे पूरी तरह खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उसका दुरुपयोग करता है। भारत की तरफ से जल जाता है, पानी जाता है, और पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद आता है। यह नहीं चलने वाला है। तो ये जो मांग थी बहुत पुरानी, लेकिन भारत के अंदर एक उदारता थी कि नहीं जी, हम पाकिस्तान की जनता को प्रभावित नहीं करने देंगे। लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर उठ गया है कि जैसे ही थोड़ी शांति होती है, जैसे ही कहीं विकास की किरण दिखने लगती है जम्मू कश्मीर में, तो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमला होता है। तो इसे भारत ने अब तय कर लिया है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान पे प्रतिबंध जारी कर दिया गया है आज से। तो एक तरीके से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे कि पाकिस्तान पिछले दिनों पर जब बात हुई थी तो पाकिस्तान ने कहा था कि इसे रोकने का मतलब है कि हमारा लाइफलाइन बंद कर देना। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इसे किस तरीके से मैनेज करता है जब भारत की तरफ से जीवन रेखा कहीं ना कहीं बंद कर दी है, नब्ज कही जाती है। पानी जीवन रेखा होती है किसी भी देश की। ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी का तत्काल प्रभाव से रोक लगाना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा करारा झटका हो सकता है और करारा जवाब भारत की तरफ से। ऐसे में हम देख रहे हैं अखिलेश की पाकिस्तान में भी एक सीसीएस की बैठक हो रही है, इमरजेंसी बैठक हो रही है। लग रहा है कि पाकिस्तान खौफ में आ गया है। देखिए, पाकिस्तान को तो यह दिखाना है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जनता के अंदर पाकिस्तान की जनता बहुत ही उद्वेलित है। वहां आप देखा होगा कि पिछले दिनों बलूचिस्तान के साथ उसका चल रहा है झगड़ा। उसके बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उसके बाद ये आतंकवादी हमला। तो पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे तबके हैं जो खुद विद्रोह करने पर आमदा है कि इस तरह की नीति, जो एक पड़ोसी देश के साथ आप जिस तरीके का संबंध रख रहे हैं और पूरी पाकिस्तान की सत्ता, पूरा पाकिस्तान का जो संसाधन है, सारा लगता है कि इसी बात पे लग रहा है कि किस तरीके से भारत को तबाह किया जाए, तंग किया जाए। जिया उल हक की एक थ्योरी थी कि भारत को जो है
डिफरेंट जगह से, कई जगहों से, सैकड़ों जगहों से ब्लीड किया जाए। तो उसी नीति पे पाकिस्तान अभी भी चल रहा है और 5 लाख रुपए में एक आतंकवादी तैयार कर देता है और बैठे 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 किसी दिन आतंकवादी हमला होता है। लेकिन उसका असर भारत पर पड़ता है, असर भारत की जनता पे पड़ता है, असर भारत के विकास पे पड़ता है और द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ना निश्चित रूप से लाजिमी है। तब आप पाकिस्तान को सोचना है कि वो या तो इस तरह के कारखाने, जो आतंकवाद के कारखाने उन्होंने बना रखे हैं, उस पर पूरी तरह से रोक लगाए, तब तो ठीक है। और अगर नहीं रोक लगाएंगे तो यह तो एक कदम है, एक बहुत बड़ा आर्थिक कदम है और बहुत सारे सांकेतिक कदम जो राजनयिक तौर पे उठाए गए हैं, लेकिन यह एक आर्थिक कदम है और इससे पाकिस्तान की जो है कमर टूट जाएगी। अब उसे देखना है कि किस तरीके से वो मैनेज करते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी, ऐसे ये कूटनीतिक फैसले भारत के द्वारा लिए गए। ऐसे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ भारत से ही कड़ी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, पूरी दुनिया भर से उसको कड़ी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ रही है। भारत के साथ इस समय दुनिया खड़ी हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से भारत को समर्थन मिला। इसके अलावा प्रधानमंत्री अपने सऊदी अरब का दौरा छोड़कर भारत वापस लौटे। अरब देशों के साथ हमारे घनिष्ठ संबंध है। ऐसे में दुनिया किस तरीके से अभी इस आतंकवादी हमले को देख रही है अखिलेश? देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वायंस भारत की यात्रा पर थे और अमेरिका की तरफ से सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भारत की यात्रा की और ऐसे समय में वो भारत को देखना चाह रहे थे, भारत को समझना चाह रहे थे और ऐसे समय में पाकिस्तान में जो हमला हुआ तो निश्चित तौर पे अमेरिकी प्रशासन के सामने एक आ गया कि एक ये दर्पण है जो पाकिस्तान करता है और पाकिस्तान के साथ कोई सहानुभूति अमेरिका को नहीं करना चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप काफी सख्त रहे हैं आतंकवाद की घटनाओं पे पहले भी और इसी का नतीजा है कि उन्होंने सत्ता में दूसरी बार जब सत्ता में आए तो तुरंत ही उन्होंने खुद घोषणा की तहव्वुर राना को भारत को सौंपने की और तहव्वुर राना आज भारत में है। वो पाकिस्तान के बारे में जो सूचनाएं भारत को चाहिए, किस तरीके से 26/11 की घटना को अंजाम दिया गया था पाकिस्तान के सपोर्ट से, ये सारी सूचनाएं भारत को मिल रही है। और जो कल विदेश सचिव ने इस बात को कहा कि जो पहलगांव की घटना है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का पार्ट है और इसीलिए इतना सख्त कदम उठाया गया है। आप देखिए सऊदी अरब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे और सऊदी अरब में भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है, यूएई ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो जो दो महत्वपूर्ण इस्लामिक देश है दुनिया के और वो कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। भारत के साथ उनके रणनीतिक संबंध है, एक तरफ भारत उनके साथ मिलकर विकास के कार्यक्रमों को चलाना चाहता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री अपने यहां लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक जो दुनिया में संदेश गया है कि एक रोग स्टेट है, एक बहुत ही शैतान राष्ट्र है पाकिस्तान जो भारत की पश्चिमी सीमा पे है और उसके अंदर एक तरीके से एक फेल्ड स्टेट की स्थिति है, अंदर में विद्रोह, उसके सत्ता के खिलाफ, बाहर में उसका कंडेमनेशन और आर्थिक हालत खराब। बिल्कुल अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से रणनीति रही है कि उसके जमीन पे जाके हमला करना, उस जवाबी कार्रवाई को देना और ऐसे में कूटनीतिक फैसलों की शुरुआत हो चुकी है। देखना होगा कि क्या आगे भी और कड़े फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए अखिलेश। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यहाँ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तो शुरू हो गई, आगे की कार्रवाई क्या सैन्य होने वाली है, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नया सवेरा में। और नया सवेरा में हम मुख्य
और प्रमुख और जिसकी खबर जिस पर पूरी दुनिया के इस समय नजर है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत किस तरीके से कड़ा जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में सबको एकजुट करना है। आज होने वाली इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा होनी है। साथ ही आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार के आगामी कदम पर विपक्ष की राय लिए जाने की भी उम्मीद है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी CWC की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। तो पहलगाम हमले पे सर्वदलीय बैठक आज होनी है। रक्षा मंत्री इसका नेतृत्व करने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार सरकार कई बैठकें कर रही है, जिसमें CCS की बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री भी पहलगाम होकर आ चुके हैं। उसके बाद CCS की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर यहाँ पहुंचे हैं और तमाम बड़े अधिकारी इस समय बैठकों का दौर जारी है, जिसमें कांग्रेस की भी आज CWC की एक इमरजेंसी बैठक होनी है और कड़े और अहम फैसले इस बैठक में भी लिए जाने की भरपूर उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ संपर्क किया है, सभी के विचार ले रही है, सभी से सुझाव ले रही है और सरकार के आगामी कदम पर ली जाएगी विपक्ष की राय। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें आतंकी हमले और राज्य में कानून व्यवस्था की लेकर चर्चा होने की संभावना है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में इस समय आक्रोश है। आतंकी हमले के विरोध में श्रीनगर के लाल चौक पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। लाल चौक पर विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधियों, वकीलों, युवाओं, व्यापारियों और महिलाओं ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। श्रीनगर की नहीं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद और अमृतसर, ये तमाम स्क्रीन पर आपके वो तस्वीरें हैं जो ये दिखा रही हैं साफ तौर पर कि देश इस समय एकजुट है, दुनिया इस समय एकजुट नजर आ रही है। देश के अलग अलग कोनों में इस समय पहलगाम में जिस तरीके का क्रूर आतंकी हमला हुआ है, ऐसे में देश का हर एक वासी चाहता है कि न्याय मिले, इंसाफ मिले और आतंकवादियों को बख्शा ना जाए। ऐसे में 2 दिन हो गए, कई लोगों को नींद नहीं आई है और इस नींद का जवाब जो है पाकिस्तान को देना होगा, क्योंकि इस समय भारत सरकार बड़े और कड़े फैसले लेती हुई नजर आ रही है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, अमृतसर, श्रीनगर, हर जगह पर इस समय विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आवाज सिर्फ एक है, स्वर सिर्फ एक है कि आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। बात कर लेते हैं अब उन पहलगाम के लोगों की जिन्होंने इस आतंकी हमले में जान गंवाई है और जान गंवाने के बाद उनका पार्थिव शरीर अपने अपने स्थान यानी कि जहां वो रहने वाले हैं वहां पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच चुका है, जहां आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुभम द्विवेदी के अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार को सांत्वना देंगे। तो कानपुर के शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच चुका है, जहां आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके घर जाएंगे, जहां उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और ऐसे ही तमाम जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच रहा है। तो आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए बेंगलुरु के भारत भूषण और शिवमोगा के मंजूनाथ राव के पार्थिव शरीर श्रीनगर से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे हैं। दोनों के परिजन भी साथ ही थे और इस दौरान भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या भी हवाई अड्डे पहुंचे। तेजस्वी सूर्या ने परिजनों को भारत भूषण और मंजूनाथ राव को श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढांढस बंधाया। तो इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। तो पहलगाम में जान गंवाने वाले लोगों को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर ले जाया जा रहा है और साथ ही साथ इस समय पूरा देश उनके साथ है और एक ही स्वर में यही आवाज़ है कि सभी को
उन जिन्होंने जान गंवाई है उसका इंसाफ चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की दरिंदगी का शिकार होने वाले में रायपुर के दिनेश मिरानिया भी शामिल हैं। वो अपनी शादी की 18वीं वर्षगांठ मनाने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर गए थे। रायपुर के दिनेश मिरानिया अपने पूरे परिवार के साथ अपनी शादी की 18वीं वर्षगांठ मनाने जम्मू कश्मीर के पहलगाम गए थे। इस दिन को यादगार बनाने के लिए उनका पूरा परिवार बेहद उत्साहित था। उनके साथ उनकी बेटी, पत्नी और बेटा थे। परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खुशियों के पल बिताने जिस यात्रा पर निकले हैं उसका अंत इतना दुखद यादों के साथ होगा। जिस समय आतंकी हमला हुआ तब दिनेश अपनी बेटी के साथ थे, जबकि उनका बेटा और पत्नी थोड़ी दूरी पर थे। उनकी बेटी लक्षिता ने बताया कि आतंकवादी आए और पिता से नाम पूछा। नाम बताते ही आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। खुशी खुशी घर से निकला परिवार अब उन्हें खोकर लौटा है। कल हमको 5:30 बजे ऐसा सूचना आया कि इस प्रकार का घटना वहाँ हुई है, जो इसको भी गोली लगी है। जब हम पतासाजी करने की कोशिश की है सरकार द्वारा, यहाँ से जब संपर्क किए तो मालूम चला कि वो हॉस्पिटल ले गए हैं और हॉस्पिटल में 9 साढ़े 9 बजे तक हमको मालूम नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन 9:30 बजे के बाद समाचार के द्वारा ये पुष्टि हो गई कि उनका देहांत हो चुका था। उनका आईडी कार्ड पूछ के ही आतंकवादियों ने उन पे हमला किया, मतलब फायरिंग किया। आईडी कार्ड देखे, उनको कलाम पढ़ने के लिए बोले। उनकी वाइफ और लड़का और बच्ची 3 साथ में थे, उससे उनके साथ में सामने में मारे हैं गोली से। हपातपी मच गई, सब हॉस्पिटल पहुँचे। हमको 8 बजे का डेड बॉडी देखने के बाद कंफर्म हुए, नहीं तो आगे घायल है बोल के हमको खबर मिला था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाले दिनेश मिरानिया चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले थे, जो कई वर्ष पहले रायपुर आकर बस गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस समय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, सुधाकर दास जुड़ गए हैं, साथ ही अश्विनी जुड़ गए हैं लाल चौक से। सबसे पहले सुधाकर का रुख करेंगे, साथ ही शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुधाकर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जहां भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक देखने को मिल रही है, वहीं आज सर्वदलीय बैठक है। ऐसे में क्या अब सैन्य कार्रवाई में अहम फैसले लिए जा सकते हैं, और वो कौन से अहम फैसले हो सकते हैं जहाँ पाकिस्तान थर्रा सकता है? देखिए, बहुत अहम है और लगातार जो घटनाक्रम सामने आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आज सर्वदलीय बैठक है वो शाम 6 बजे होगी, और एक तरह से सरकार इस मसले को लेकर अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है, ना सिर्फ उसके बारे में विपक्ष को और तमाम राजनीतिक दलों को जानकारी देगी, बल्कि साथ ही साथ विश्वास और भरोसे में भी लेने की कोशिश करेगी, ताकि देश के राजनीतिक दलों की तरफ से आतंक के मसले पर, आतंक के खिलाफ प्रहार के मसले पर एक सुर से आवाज जाए। तो ये एक मकसद है, और साथ ही साथ एक जो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी कार्रवाई हो रही है, तो उसके बारे में जानकारी देना। जाहिर तौर पर आपने जो सवाल पूछा, एक बड़ी आहत करने वाली घटना है देश के लिए, और हम जानते हैं, पीएम मोदी को जो भी लोग करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि ये अनचैलेंज जाने वाला नहीं है। आपने कल सीसीएस की बैठक के बाद जो करीब 2.5 घंटे तक चली थी, उसके बाद विदेश सचिव का जो बयान आया था, उसमें खास तौर से इन शब्दों का प्रयोग किया गया था कि न सिर्फ इस घटना के जो दोषी हैं उनको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, बल्कि जो स्पॉन्सर हैं उनको भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आप सीधा समझ सकते हैं कि इस घटना के स्पॉन्सर्स कौन हैं। अगर स्पॉन्सर्स को परिणाम भुगतने पड़ेंगे तो जो तमाम कार्रवाइयों का ऑप्शंस है वो ओपन है। जरूर आतंकवादियों के पास एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, जो वो इस तरह के कार्रवाई को अंजाम दे देते हैं, भले आप 100 इस तरह के हमलों को विफल कर दे, लेकिन सरकार का रिएक्शन जो है नी जर्क नहीं होता। हम जानते हैं तो एक कैलकुलेटेड रिएक्शन होगा, और जरूर होगा, इस बात का जरूर भरोसा मोदी सरकार की तरफ से इस वक्त दिलाया जा रहा है। और हमने अतीत में स्ट्रैटेजिकली इस समय भारत सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कूटनीतिक फैसले तो लिए जा चुके हैं, आज सर्वदलीय बैठक में क्या सैन्य फैसले भी लिए जाएंगे, ये देखना होगा जब 6 बजे ये मीटिंग शुरू होगी। यहाँ हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं कानपुर से। शैलेंद्र, मैं यहाँ आपके पास आना चाहूँगी। जिन्होंने जान गंवाई, जहाँ वो गए थे, जिन वादियों में गए थे, वहाँ पत्ते गुलाबी थे उस समय, लेकिन उसके बाद लहू लुहान हो गए, पत्ते हरे हो गए। आज
जो जख्म हैं वो भी हरे हैं और जब पार्थिव शरीर शुभम द्विवेदी का वहां पहुंच चुका है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां आने वाले हैं। राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या क्या और आपके पास ताज़ा अपडेट है? बिल्कुल भावना, इस वक्त मैं कानपुर शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर उनका जो घर है, आवास रघुवीर नगर, वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। शुभम द्विवेदी जिनकी हत्या कर दी गई, शहीद हो गए आतंकी हमले में, उनका पार्थिव शरीर देर रात को उनके आवास पर यहाँ लाया गया था। इस वक्त आप देखें कि पूरी तैयारियाँ हो रही है जो अंतिम संस्कार के लिए। हम जानते हैं कि उससे पहले तमाम जो आसपास के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। गमजदा माहौल है और वो शुभम की जो स्मृतियाँ हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे कितना हंसमुख लड़का था। जब से उसने परिवार की एक बागडोर संभाली थी, व्यापार को आगे बढ़ाने को लेकर, तब से काफ़ी परिवार में तरक्की हो रही थी और उसने ये फैसला किया था कि विवाह के बाद वो सपरिवार जाएगा घूमने। और यही वजह है कि जब फरवरी में शादी हुई तो पूरे परिवार के साथ वो जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, पहलगाम गए, जिसमें उनकी पत्नी साथ थी, माता पिता साथ थे, सास ससुर साथ थे, बहन साथ थी, जीजा साथ थे, तो पूरा परिवार गया हुआ था। और उस वक्त जब ये आतंकी घटना हुई तब ये लोग थोड़ा ऊंची पहाड़ी पर, शुभम और उनकी पत्नी वहाँ पर गई हुई थी जब ये घटना घटी। और शुभम की पत्नी ने भी मीडिया से बातचीत की, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनकी बहन का यहाँ पर हमने देखा कि रो रो कर बुरा हाल है। उनके पिता अनुरोध कर रहे हैं मीडिया से कि बातचीत करने के लिए बहुत आग्रह न किया जाए। तो पूरी तरह से गमजदा माहौल है और सबको भरोसा है कि सरकार जरूर ऐसे कदम उठाएगी और जो भी दोषी हैं और जिन्होंने स्पॉन्सर किया, जैसे हमारे सुधाकर दास हमारे सहयोगी बता रहे थे, उन सबको एक तरह से न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बिल्कुल, विदेश सचिव की तरफ से भी ये साफ कल सुनने को मिला है। उन्होंने भी कहा कि जी शैलेंद्र, कल विदेश सचिव ने भी कहा है कि दोषियों को कटघरे में लाया जाएगा और भारत आतंकवाद को नहीं सहेगा और जिन जिन ने जान गंवाई है एक एक का हिसाब भारत लेगा। यहाँ हमारे साथ अश्वनी भी जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। अश्वनी, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूँगी। 35 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब कश्मीर में इस तरीके से एकजुटता देखने को मिली हो। कश्मीर के बाजार बंद हैं, कश्मीर में जहाँ रौनक होती थी वहाँ गम का माहौल है, पर्यटन ठप पड़ा हुआ है। किस तरीके के माहौल अभी है? कल गृह मंत्री अमित शाह परिजनों से मिलके गए हैं, वहां के निवासियों से मिलके गए हैं। अभी किस तरीके का माहौल है वहां पर? जी भावना, निश्चित तौर से मैं यहाँ के सबसे मशहूर डल लेक पर हूँ। मैं खुद नज़ारे दिखाऊं किस तरीके से सूना पड़ा हुआ है पूरा का पूरा डल लेक। ये पूरा डल लेक से सटा हुआ ये जो कॉरिडोर है ये हमेशा सैलानियों से भरा रहता था। मार्च, अप्रैल, मई ये सबसे ज़्यादा पीक सीजन होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा लोगों का पर्यटकों के आने की उम्मीद रहती है और आते भी है। पिछली बार अगर देखें 2.5 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक 2024 में आए और 2 करोड़ 10 जम्मू कश्मीर में आए और 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा पर्यटक 2023 में आए। 4.5 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक आते हैं अगर जम्मू कश्मीर में, तो आप समझते हैं किस तरीके से यहाँ की अर्थव्यवस्था केवल यहीं पर निर्भर करती है। हाँ, एक अभूतपूर्व बात जो देखने को मिली है कि जब ये जघन्यतम पूर्व पाशविक घटना हुई है उसके बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से कश्मीर घाटी अगड़ाई लेकर खड़ी हो गई। कल कोई भी ऐसा तबका नहीं था, चाहे वो ट्रेडर्स एसोसिएशन हो, चाहे वो शिकारा यूनियन के लोग हों, चाहे वो यहाँ के वकील हों या युवा हो, छात्र हो, महिलाएं हो, सब बड़ी संख्या में लाल चौक पर आए। दिन भर प्रदर्शन चलता रहा। दिन भर जो है वो हमारे मेहमान हैं, पर्यटक हमारे मेहमान हैं, न्याय के कटघरे में खड़े करो, इनको दंड दो, दोषी दो। और सबसे बड़ी बात ये कि आवाम ने यहाँ पे हमेशा बाइफर्केशन रखा है। यहाँ के लोग सामान्यतः मिलिटेंट कहा करते थे, इनको मिलिटेंट कहते थे, टेररिस्ट नहीं कहते थे। खुलेआम लाल चौक से दहशतगर्द कहना, टेररिस्ट कहना, टेररिज्म कहना, यहाँ के लोगों के माइंडसेट में निश्चित तौर से एक बड़ा बदलाव है। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि लोग ये मानते हैं कि ऐसे लोग जो इन
लोगों के पनाहगार होते हैं, जो शरण देते हैं, जो यहाँ के स्लीपर सेल है, जो यहाँ के और जो ऐसे लोग हैं जो इनको मदद पहुँचाते हैं, उनको चिन्हित किया जाए, क्योंकि वो सबको बदनाम करते हैं। और उसके अलावा मैं बताऊँ 1500 से ज़्यादा लोगों को सूत्रों के मुताबिक तकरीबन गिरफ्तार किया गया है। उस एरिया में पूरी की पूरी कॉम्बिंग चल रही है। कुलगाम में कल एक अलग एनकाउंटर चल रहा था। उसके बाद सर्वदलीय बैठक आज उमर अब्दुल्ला ने बुलाई है। 28 तारीख को उन्होंने एलजी से आग्रह किया है कि विधानसभा का जो सेशन है वो जम्मू में आयोजित किया जाए। तो ये सब डेवलपमेंट है। लोग आहत हैं, यहाँ पर भी आहत है, मरमाहत है। लोग ये मानते हैं कि उनके आजीविका का सबसे बड़ा साधन सैलानी है, पर्यटक है, देश दुनिया से आने वाले लोग हैं। अगर उनका आना बंद हो जाएगा तो रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे, और वो वास्तव में लोगों की बहुत बड़ी चिंता है। हाँ, सरकार आश्वस्त करा रही है, इसके साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर्च ऑपरेशन अभी कहां तक आगे बढ़ा है? लोग पैनिक ना करें, लोग आते रहें। जी अश्विनी, मैं यहाँ आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि सर्च ऑपरेशन अभी तक कहाँ आगे बढ़ा है? क्योंकि सूत्र कई कह रहे हैं कि 3 से 4 आतंकवादी थे, उनके पास ये हथियार थे। अभी आपके पास ताजा इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे को घटना के बाद से लगातार उसको सर्च किया जा रहा है। सारे जो तरीके होते हैं सर्च ऑपरेशन के वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खोजी कुत्ते और अन्य के जरिए सेना, अर्धसैनिक बल और जेके पुलिस वो एक संयुक्त ऑपरेशन चला रही है। कल लोगों की स्केच भी जारी किए गए हैं। लोगों से जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे और अन्य लोग थे, उनसे मानते हुए एक प्रारंभिक तौर से एक स्केच भी जारी किया गया था। कुलगाम वहाँ से थोड़ा दूर का इलाका है, 50-60 किलोमीटर आगे का इलाका है, वहाँ पर ऑपरेशंस हुए हैं। यहाँ की मैं बात करूँ, अगर कुपवाड़ा से उड़ी सेक्टर में जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई तो उसको नाकाम कर दिया गया। उसमें कुछ आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। तो पूरी की पूरी चौकसी से इस पूरे क्षेत्र को, खासकर पहलगाम और आसपास के इलाकों को पैनी नज़र रखी जा रही है। इन्फिल्ट्रेशन की कोई भी ऐसी कोशिश है उसको सेना जो है माकूल जवाब देकर उसको ख़त्म कर रही है। अभी जबकि मौसम कहीं ना कहीं अनुकूल होता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए, क्योंकि बर्फ़ पिघली होती है, तो ऐसे में सीमा पार से आतंकवादियों के आने की, घुसपैठ करने की कोशिशें काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसको देखकर पूरी चौकसी रखी जा रही है। लेकिन ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हाँ, एलजी ने कल एक हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर की थी, जिसमें यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी कश्मीर और सभी एसएसपीज थे। उन्होंने ये कहा है कि स्पष्ट तरीके से वो लोग चिन्हित किए जाए जो इन लोगों को पनाह देते हैं, वो लोग चिन्हित किए जाएं जो स्लीपर सेल के हैं, और कब्र तोड़ देनी चाहिए। और ये निर्णायक रूप से एक लड़ाई होनी चाहिए कि जो यहाँ पर आतंकवाद को सपोर्ट करने वाली जो मॉड्यूल है, जो इकोसिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम तो काफ़ी कुछ तोड़ा जा चुका है, लेकिन जो यहाँ का जो इकोसिस्टम है, जो कि ऐसे लोग शरण देते हैं, पनाहगार बनते हैं, उनको चिन्हित कर उनको दंडित किया जाए, उनको ना सिर्फ आतंकियों पर प्रहार करने के लिए भारत सरकार इस समय प्रतिबद्ध नजर आ रही है। बड़ी कार्रवाई तक होते हुए आतंकवादियों के पीछे कौन वो आका थे, उस पर भी नजर इस समय भारत की सुरक्षा एजेंसी लगाए बैठे हैं। यहाँ हमारे पास सुधाकर भी साथ में है। सुधाकर, जिस तरीके से कल कड़े जवाब के साथ भारत ने अपना इशारा साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ कुछ भी सहा नहीं जाएगा, ऐसे में भारत सरकार जो है वो बड़ी फूंक फूंक के कदम उठाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कूटनीतिक तौर पर सुरक्षा के लिहाज से बड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है। जब आज उस सैन्य लिहाज से मीटिंग, सर्वदलीय बैठक की होगी, वहां विपक्षी दलों की भी राय ली जा रही है। ऐसे में अगर कुल मिला के देखा जाए तो भारत सरकार कैसे आगे बढ़ती हुई इस समय नजर आ रही है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जानते हैं कि अतीत में किस तरह से भारत ने इस तरह की जब घटनाएं हुई हैं तो किस तरह की कार्रवाई की है। सीमा पार जाकर भारत ने असर्ट किया है, आतंकी ठिकानों को जिस तरह से एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए नष्ट किया है। तो हम समझ सकते हैं कि जो सारे ऑप्शंस हैं वो भारत के सामने खुले हुए हैं। जहां तक सर्वदलीय बैठक की बात है, बेसिकली सरकार उसमें ये कोशिश करेगी कि जो अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में जानकारी दे, और सरकार किस तरह से इस मसले को लेकर आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि जो सैन्य कार्रवाई की अगर कोई बात सोची जा रही है तो उसके बारे में इस तरह से खुले मंच पर चर्चा नहीं की जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर कल हमने देखा कि सीसीएस की बैठक से ठीक पहले डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख थे उनसे, और जो सारे ऑप्शंस हो सकते हैं उन ऑप्शंस को लेकर चर्चा हुई थी। आपको याद होगा कि जब
उरी या पुलवामा की घटनाएं हुई थी, उस वक्त भी इस तरह के अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स नहीं उठाए गए थे। चाहे डिप्लोमेटिक टाइज को कम करने की बात हो, सिंधु जल समझौते की को निलंबित करने की बात हो, या फिर पाकिस्तान के जो लोग यहाँ आए हुए उनको 48 घंटे के भीतर बाहर भेजने की बात हो, अटारी सीमा बंद करने की बात हो, तो इस तरह के अनप्रेसिडेंटेड स्टेप उस वक्त भी नहीं उठाए गए थे। तो आप इन कदमों से इशारा समझ सकती हैं कि कितनी गंभीर है भारत सरकार इस मसले को लेकर कार्रवाई करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी कितने गंभीर है, और निश्चित तौर पे जवाब दिया जाएगा, भरपूर जवाब दिया जाएगा, इसका भरोसा इन संदेशों से तो जरूर मिलता है। लेकिन भारत की सेनाएं, भारत की सरकार उसके लिए जगह और समय चुनेंगी अपने हिसाब से। लेकिन निश्चित तौर पर जो इस घटना के पीड़ित हैं, उनके जो परिजन हैं, उनको एक बड़ा न्याय दिलाने की तैयारी जरूर रहेगी। इसके संकेत जरूर मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से किस तरीके की प्रतिक्रिया इस समय सुधाकर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश नहीं दुनिया भी इस समय भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं है, अन्य देशों की भी है। ऐसे में अन्य देशों से किस तरीके का समर्थन भारत को इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इस घटना का एक बैकग्राउंड भी है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरह की परिस्थितियां बीते 4-5 सालों में बनी थी, जिस तरह का अमन चैन का माहौल बन रहा था, जिस तरह से करोड़ों पर्यटक वहां जा रहे थे, और अब देखिए इस घटना से ठीक पहले तहव्वुर राना का प्रत्यर्पण होता है, जो आईएसआई का एजेंट था, आईएसआई का गुर्गा था, जिसके इशारे पर 26/11 की पूरी प्लानिंग हुई थी। तो एक बड़ा झटका, पाकिस्तान जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में विश्वास करता है, जो आज आतंक का एपिसेंटर बना हुआ है, उनके लिए एक बड़ा झटका था। तो वो जो हताशा उनके कैडर्स में है, जो आतंकियों को एक तरह से सफाया जम्मू कश्मीर में हो रहा, तो वो डेस्परेशन में ये हमला किया गया है। लेकिन उनको अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह से पूरे दुनिया का जनमत भारत के साथ हो जाएगा। आपने देखा कि किस तरह से चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, उन्होंने खुद फोन करके पीएम मोदी से बात की और आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के समर्थन का इरादा जताया। राष्ट्रपति पुतिन हो, मैक्रोन हो, यूके के प्राइम मिनिस्टर हो, दुनिया का कोई भी देश हो, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं हो, तो सैकड़ों देशों की तरफ से भारत के समर्थन में आवाज आई। और निश्चित तौर पर एक दुनिया का भी आज इस वक्त जनमत है। अब बीते कई वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी खासतौर से आतंकवाद के खिलाफ जो पूरी दुनिया में एक मुहिम चला रहे हैं कि आज इसको गुड टेररिज्म या बैड टेररिज्म के रूप में नहीं देखा जा सकता। और पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है कि वो एपी सेंटर है, आतंकवाद को पोषित पल्लवित कर रहा है। और ये चेहरा भारत एक बार फिर से उजागर करने की कोशिश करेगी। एक तरह से एक पूरा दबाव दुनिया के जरिए भी पाकिस्तान पर पड़ेगा और निश्चित तौर पर इसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भरपूर समर्थन भारत को प्राप्त है। सुधाकर, शैलेंद्र और अश्वनी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन कल सीसीएस की अहम बैठक हुई है जिसमें 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। उसमें एक बड़ा फैसला ये था कि भारत ने अटौरी बॉर्डर को बंद कर दिया है और ये तस्वीरें जो ये साफ बयां कर रही हैं कि तत्काल प्रभाव से जिस तरीके से अटौरी बॉर्डर को बंद किया गया है, इस रास्ते में भारत और पाकिस्तान के जरिए व्यापार होता था और ये बड़ा फैसला भारत सरकार द्वारा लिया गया है कल सीसीएस की बैठक में। और आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाया है, जहां भारत सरकार ने अटारी में बने चेक पोस्ट यानी कि आईसीपी को तुरंत बंद करने का फैसला किया है। तो भारत इस समय कूटनीतिक फैसले लेते हुआ साथ ही साथ आज सर्वदलीय बैठक है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी कड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग कोनों में कड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उमर अब्दुल्ला की भी आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देखना है कि भारत और क्या कड़े फैसले लेता है और पाकिस्तान तो इस समय खौफ में नजर आ ही रहा है। सुधाकर आपका, शैलेंद्र आपका, अश्वनी आपका, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से जुड़ी हुई। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1।
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अबे दे दूंगा पैसे यार, चल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बहु भाई, समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट, भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से जुड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बिहार के मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। वो इस अवसर पर 13,480 करोड़ रुपए लागत की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे और इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के गोपालगंज जिले में लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला रखेंगे। इससे आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने और थोक एलपीजी परिवहन की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मधुबनी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही 3 रेल लाइनों और 2 रेल पुलों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल और पिपरा और सहरसा और समस्तीपुर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिहार के 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह को लगभग 903 करोड़ रुपए के सामुदायिक निवेश कोष के लाभ वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री PMAY ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान करेंगे और देश भर के 10 लाख PMAYG लाभार्थियों को किश्तें जारी करेंगे। वो बिहार में 1 लाख PMAYG और 54,000 PMAYU घरों के गृह प्रवेश को चिन्हित करते हुए कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। और आइए आगे बढ़ते हुए अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट जानने का, अखबारों की सुर्खियां। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। अगर अखबारों की बात करें, एक तो पुलवामा हमला मुख्य पृष्ठ पर सभी अखबारों में आज देखा जा रहा है। ऐसे में और कौन सी अन्य खबरें हैं जिन्हें आज अखबारों में जगह मिली है? बिल्कुल भावना, जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं और भारत जिस तरह से कूटनीतिक और रणनीतिक तैयारी में लगा हुआ है, उसी से जुड़ी हुई खबर से आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे दर्शकों को भी बता दें कि आज के तमाम सभी बड़े और प्रमुख अखबारों ने पहले पेज पर इस खबर को लिया है। राष्ट्रीय सहारा अखबार ने हेडलाइन बनाया है कि पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, पहलगाम हमले के बाद कड़े तेवर में भारत लगातार नजर आ रहा है। जिस तरह से उच्चायोग बंद करने, पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने, सिंधु जल समझौता स्थगित करने, अटारी बॉर्डर सील करने, सभी तरह के वीजा को रद्द करने के फैसले भारत की तरफ से लिए गए, वो साफ तौर पर बता रहा है कि भारत किस तरह से अब कड़े तेवर में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में है। वहीं आपको बताएं कि 3 संदिग्धों के स्केच भी जारी किए गए हैं। मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ये केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। एनआईए टीम पहलगाम पहुंची, भारत आतंकवाद के सामने नहीं झुकेगा, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा था। और हमले में पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं, ये भी अब पाकिस्तान की तरफ से अपने बचाव में बात कही जा रही है। तो ये तमाम बातों के साथ आज इस खबर को पहले पेज पर लिया गया है। और आपको बताएं कि इस हमले के बाद से पूरे देश में जिस तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो आज के सभी अखबारों ने एक अलग से पेज में ये देश भर के आक्रोश को भी जगह दी है। आपको बताएं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग कैप्शन के साथ ये खबरें आज प्रकाशित है, जहां पर आक्रोश देखने को मिला है। कहीं कैंडल मार्च निकला है, कहीं पर काले झंडे लगाए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि पनाहगारों को जमीन में गाड़ देने तक की बात भी आक्रोशित लोगों ने कही है। तो आज इस खबर को भी स्थान दिया गया है। अब
कई तरह के संतों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं इस खबर को लेकर के आ रही हैं। तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, जिसे आज खबरों में स्थान मिला है। अगली खबर का रुख करते हैं, जिसे जनसत्ता अखबार ने अपने देश पेज पर प्रकाशित किया है और ईडी की किस तरह से कार्रवाई हो रही है इसे बताया है। 3 भर्ती घोटालों में 600 करोड़ की संपत्ति ईडी की तरफ से कुर्क की गई है पश्चिम बंगाल में। इस खबर को स्थान दिया है। साथ ही आपको बताएं कि ईडी ने सहारा मामले में भी 1500 करोड़ रुपए से अधिक की नई संपत्तियां कुर्क की हैं। तो इस खबर को भी आज जनसत्ता अखबार ने लिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बताएं कि सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य लाभों को व्यापक बनाने के पक्ष में मंत्रालय अब नजर आ रहा है। उसमें अस्थायी कर्मियों को ईपीएफओ और ईएसआईसी का फायदा मिलेगा। आपको बताएं कि सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के साथ जुड़कर सेवा प्रदान कर रहे अस्थायी कर्मचारियों यानी कि जिन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, उनको सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की तैयारी में है और श्रम और रोजगार मंत्रालय इन तमाम विकल्पों पर विचार भी कर रहा है। चलते चलते एक और खबर से आपको मुखबिर करा देते हैं, जिसे नवभारत टाइम्स अखबार ने लिया है और दिल्ली महानगर पेज पर महा कवरेज के साथ प्रकाशित किया। लिखा है कि गर्मी का कहर अभी भी जारी है और आज पारा 40 पार कर सकता है और कल से लू की वापसी भी हो सकती है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो आज इन खबरों को अखबारों में स्थान मिला है। लेकिन पुलवामा जिस तरह से आक्रोशित लोग हैं पहलगाम के और उसके बाद जो आतंकी घटना हुई, देश भर में और दुनिया भर में जिस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, तो आज के अखबारों में प्रमुख तौर पर इसी खबर को स्थान दिया गया है। संध्या, इतने कम समय में पहलगाम से जुड़ी जो तमाम खबरें हैं जिन्हें अखबारों को ने आज मुख्य पृष्ठ पर अपनी जगह दी है, उन सभी खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से अब अमेरिका और यूक्रेन में एक बार फिर से टकराव देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन द्वारा क्रीमिया पर रूस के कब्जे को मान्यता देने से इनकार करने की आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के इस रुख को संघर्ष विराम की राह में रोड़ा बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी भी दी है कि इस तरह की भड़काऊ टिप्पणियां युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों को पटरी से उतार सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि यह बयान रूस के साथ शांति वार्ता के लिए बहुत हानिकारक है और इसके पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन कानूनी तौर पर क्रीमिया पर कब्जे को मान्यता नहीं देता है और इससे ज्यादा इस बारे में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह हमारे संविधान के बाहर है। और आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2025 मैच के दौरान खिलाड़ी और अंपायर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। मंगलवार को हुए इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई इस घटना से काफी दुखी है और हैदराबाद और मुंबई के बीच बुधवार को मैच से पहले पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। और इसी के साथ नया सवेरा में आपसे वक्त हो गया है विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आइए आपको मिजाज मौसम दिखाते हैं और जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।